हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, सब सकुशल होंगे, आनंद मंगल से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी कर रहे होंगे। बेटा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सब वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो का कुछ स्पेशल ये है कि अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो बुक्स हैं उनके चैप्टरों को हम डील करने वाले हैं। आज हम फ्लेमिंगो बुक का अपना जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसको मैं डील करने वाला हूँ। क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर हम आज डील करेंगे। इसके बाद हम सारे 1 बाय 1 सारे चैप्टरों को अच्छे से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में, की पॉइंट के साथ में मैं समराइज़ करके आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, सारे के सारे जितने भी आने वाले हैं। अभी तक मैं इसके बारे में सोच तो काफ़ी लंबे समय से रहा था कि इस टाइप की वीडियोस मेरे को बनाने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि टाइमिंग का इशू बहुत बड़ा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी सांवरे के आशीर्वाद से थोड़ा सा टाइमिंग मैनेज हो पाया है, तो मैंने कहा कि चलो कुछ करते हैं, नया स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हर वीक में एक चैप्टर आपका मैं इसके ऊपर अपलोड करवा दूँ। इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल, उसके ऊपर भी मैं इसको डाल दूंगा, और जो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया है उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको अपना जो हैंड रिटन PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। जो PDF मैंने बनाया, हैंड रिटन मैंने नोट्स बनाए हैं, उनका हैंड रिटन नोट्स भी आपको अपने जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो होती है उसके नीचे मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है अपना 12th क्लास का फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है लास्ट लेसन, इसको डील करने वाले हैं। अपना पहला ही लेसन जो है वो लास्ट लेसन है। क्या इसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, और सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट जो होते हैं, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने क्या किया है कि इतना लंबा टाइम मेरे को मिला है, तो इसमें मैंने क्या किया है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने अच्छे से गैदर करा है, अच्छे से इकट्ठा करा है, और इस वीडियो में मैंने डालने का काम किया है। वीडियो देखने के बाद आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा जो आपको मिस होगा उस चैप्टर के अंदर से, और सारी डिटेल को मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करा है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में इनको ऑर्गेनाइज किया। आसानी से आप इनको 1 बाय 1 आसानी से समझ पाएंगे। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। चलिए बेटा, चैप्टर है अपना द लास्ट लेसन। इसको किसने लिखा है बेटा? अल्फोंसो डोडेट नाम के एक राइटर है, इन्होंने लिखा है। ये कौन सा राइटर है? तो बेटा ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। क्या है बेटा? फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, यानी फ्रांस के रहने वाले, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा है। ये नॉवेलिस्ट भी रहे हैं, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं, और साथ साथ में ये पोइट भी रहे हैं ना, इन्होंने पोएम्स भी लिखी है। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है वहाँ की, और आज भी हम उसके चैप्टर को इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अल्फोंसो डोडेट की टाइम लाइन के ना, कितना समय हो जिए। तो इनका बर्थ जो है वो 1840 में हो जाता है, और ये 1897 में एक्सपायर होते हैं। तो ये समथिंग अपने 67 ईयर जो है इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, इसके बाद इनका जो राइटिंग स्टाइल जो रहता है ना, किस शैली में इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने रियलिस्टिक के साथ साथ में इमोशनल टच भी डालने का काम किया है। रियलिस्टिक मतलब इन्होंने वास्तविकता के ऊपर ज़्यादा लिखा है। जो सिचुएशन वहाँ पर घटनाएं घटित हुई थी, जो हिस्ट्री में चीज़ें घटित हुई थी, इनके ऊपर उनकी वास्तविकता को लेकर, और उसको साथ साथ में इमोशनल टच दे दिया गया। यानी जब हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे ना, तो हम भी इमोशनल हो जाएंगे। इस टाइप की राइटिंग से इन्होंने स्पेशली रखी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके फेमस वर्क की। तो ये वर्क हमारे 12th के बेस में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं आगे सभी वीडियो में डालता रहूँगा, ताकि कोई किसी का अगर फोकस जो है ना, वो टारगेट जो अगर कोई टेट एग्जाम है तो उसके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाए, क्योंकि वहाँ पर भी सिलेबस में ये चीज़ें दे रखी होती है, तो इसलिए मैं इनको डाल रहा हूँ। बाकी अपने जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए कहीं से कहीं तक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इनके 2 वर्क बहुत ही फेमस है। एक तो है लेटर फ्रॉम माई विंड मिल, ये करके ये 1869 में आया था, बहुत ही फेमस वर्क है। और इसके बाद एक और है टार्टरेन ऑफ टारास्कोन करके एक इनका वर्क है, जो 1872 में आया था। ये दोनों ही वर्क बहुत ही फेमस है इनके। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किसकी? लास्ट लेसन के राइटर अल्फोंसो डोडेट की। कहाँ के रहने वाले बेटा? फ्रेंच के रहने वाले, नोवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। टाइम लाइन इनका क्या है? 1840 से लेकर 1897 तक का। और इन्होंने रियलिस्टिक के साथ साथ में, वास्तविकता के साथ में, उन्होंने इमोशनल टच जो इसको अपनी राइटिंग में देखने का काम किया है। इनके 2 वर्क फेमस है। अच्छा, बात करते हैं हम लास्ट लेसन की। तो ये एक टीचर से रिलेटेड स्टोरी, किससे रिलेटेड स्टोरी है? टीचर से। और ये अल्फोंसो डोडेट है ना, ये अपनी लाइफ में पहले टीचर रहे हैं ना, तो ही वॉज ऑल्सो ए टीचर। ये अपने आप में एक टीचर भी रहे हैं।
ठीक है। तो इन्होंने टीचिंग करते हुए जो एक्सपीरियंस फील करे होंगे, जो अनुभव इन्होंने लिए होंगे, उन सारे अनुभवों को इस लेसन में झोंकने का काम किया है। बहुत ही मस्त लेसन है, बहुत ही शानदार लेसन है। इसको पढ़ने के बाद आपको भी अपनी लैंग्वेज जिसको हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, है ना, इससे लव हो जाएगा। आपको भी अंदर से लगेगा कि यार हाँ, हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। क्या पता इस लेसन में हुआ ऐसे हमारे साथ हो जाए, है ना, हमारे से अपॉर्चुनिटी छूट जाए, हमारे हाथ से खिसक जाए, हमारे हाथ से फिसल जाए वो अपॉर्चुनिटी जिसके द्वारा हम इस लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो बहुत ही मस्त लेसन है, एकदम लल्लन टॉप चैप्टर है और मैंने पढ़ाया भी एकदम बढ़िया तरीके से। एक ही बार में आपको पूरा ही चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम इस स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में, है ना। स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, ये जो स्टोरी कहाँ से ली गई है, तो इसका बेसिक जो है बैकग्राउंड है वो फ्रैंको पर्शियन वार जो हुआ था कब 1870 और 71 के बीच में लड़ाया गया था। किसके बीच में? फ्रैंको बोले तो फ्रांस और पर्शिया बोले तो जर्मनी। मेन लीडर कंट्री जो थी वो जर्मनी थी। इन दोनों के बीच में, पर्शिया और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हुआ था कब 1870 और 71 के बीच में 1 साल तक ये युद्ध चला। इस युद्ध के पीछे की इसमें कहानी है, इस बैकग्राउंड को इस चैप्टर के अंदर दिया गया। अभी बात करते हैं पर्शिया की। एक वर्ड लिखा है ना पर्शियम, तो पर्शिया है ना, पर्शिया उस समय जो है ना, उस समय कब 1870 के आसपास में, उस समय एक यूनाइटेड किंगडम हुआ करता था। यूनाइटेड किंगडम मतलब एक से ज़्यादा देशों से मिलकर वो बना हुआ था, जिसमें जर्मनी आ जाता था, पोलैंड आता था और ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया करके एक कंट्री है, इन 3 कंट्री से मिला के एक पर्शिया करके एक पूरा का पूरा बड़ा किंगडम बनाया गया था, पूरा कंट्री था, जिसका लीडर जो था, जो मेन कंट्री जो था वो जर्मनी था। कौन था? जर्मनी। यानी जर्मनी के अंडर में पोलैंड और ऑस्ट्रिया दोनों कंट्रियाँ थी और इसका जो रूलर था, शासक जो था, वो था अपना बिस्मार्क। कौन था वहाँ का रूलर? बिस्मार्क। और वहाँ की राजधानी जो थी वो कौन थी? बर्लिन थी। क्या थी? बर्लिन। और ये सारी चीज़ें हमारे चैप्टर में आगे आने वाली हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो क्या बेटा मेन बैकग्राउंड क्या है? फ्रैंको पर्शियन वार है। कब लड़ा गया? 1870 से 71 के बीच में लड़ा गया। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं पर्शिया की, तो उस समय पर्शिया में क्या 3 कंट्री आती थी, एक जर्मनी था, एक पोलैंड था और एक ऑस्ट्रिया था। इन तीनों ने मिला के किंगडम बनाया था जिसको पर्शिया बोलते थे। वहाँ का राजा बिस्मार्क था और वहाँ की राजधानी जो थी वो बर्लिन थी। ये हो गई अपनी पर्शिया की बात करते हैं फ्रांस, है ना। फ्रैंको जिसको कहा गया है, फ्रांस को फ्रैंको कहा गया है, जैसे इंडो पाक युद्ध होता है ना, ऐसे फ्रैंको पर्शियन युद्ध हो गया। ठीक है। तो फ्रांस जो था उस समय इससे युद्ध हो रहा था। अभी क्या होता है, फ्रांस जो वो बैटल हार जाता है, वो युद्ध हार जाता है, फ्रांस युद्ध हार जाता है। होता क्या है कि उसको खोने पड़ते हैं अपने 2 डिस्ट्रिक्ट्स को, एक तो है अल्सेस और एक है लोरेन। जब आप इस चैप्टर को बुक में देखोगे तो वहाँ पर एक मैप दिया गया है, एक साइड में अपना पर्शिया लिख रखा है, एक साइड में अपना फ्रांस लिखा हुआ है। और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन, ये दोनों एक बॉर्डर के साइड के डिस्ट्रिक्ट है। तो ये दोनों जो है, इसके ऊपर अधिकार किसका हो जाता है बेटा? पर्शिया का। अब वहाँ पर रूल कौन करेगा? ये जर्मनी का शासक बिस्मार्क जो है ये शासक करेगा। बर्लिन से ऑर्डर आते रहेंगे, उन ऑर्डर को इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो है इनके ऊपर थोपा जाएगा। ये इस स्टोरी का बैकग्राउंड है। अच्छा, ये जो ना ये जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, ये एक संधि के द्वारा दिए गए जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ये 1871 में जब युद्ध खत्म हो गया, तब 1871 में एक संधि हुई इन दोनों देशों के बीच में, और उस संधि के बेस पर ये अल्सेस और ये लोरेन जो है, दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट किसको दे दिए गए? पर्शिया को दे दिए गए। अभी तक की बैकग्राउंड समझ में आई आपको? क्या है बेटा बैकग्राउंड में? फ्रैंको पर्शियन वार है जो 1870 और 71 के बीच में लड़ाया गया। बात करते हैं 2 कंट्री की, एक तो फ्रांस है और एक पर्शिया है। पर्शिया उस समय 3 कंट्री से मिलकर बना था, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप है और ये अपना यूरोप महाद्वीप की स्टोरी है। कहाँ की बेटा? यूरोप महाद्वीप की। ठीक है। पूरा स्टोरी जो है यूरोप महाद्वीप में घूम रहा है। ठीक है। वही बात करते हैं, जर्मनी उसका लीडर कंट्री था और वहाँ का शासक बिस्मार्क और वहाँ की राजधानी बर्लिन। राजधानी कौन? कैपिटल क्या थी? बर्लिन थी। फ्रांस जो युद्ध हार जाता है, अल्सेस और लोरेन उसको 2 डिस्ट्रिक्ट जो है, अपने जिले जो है खोने पड़ते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इस ट्रीटी के तहत। ठीक है। अभी बात करते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो कन्फ्यूजिंग है ना, जो हमें थोड़े घुमाएंगे। उन शब्दों को आप देख लो बेटा। मैं 2 शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो बेटा फ्रांस और एक है फ्रेंच। ये दोनों वर्ड आपके बार बार रिपीट होंगे। एक और वर्ड आएगा बेटा फ्रांस। फ्रांस, तो ये तो कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, ये दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको। देखो, फ्रांस ये कंट्री है, ठीक है, ये देश है फ्रांस जिसको बोलते हैं ना, और ये फ्रेंच वहाँ की लैंग्वेज है। क्या है बेटा? ये लैंग्वेज है, ये याद रखना। यहाँ पर फ्रांस ए है, यहाँ पर फ्रेंच ई है। ठीक है। ये कंफ्यूजिंग, स्पेलिंग में भी बहुत सारा मैटर आएगा। क्वेश्चन आंसर जब हम लिखते हैं ना, तो वहाँ पर फ्रेंच और फ्रांस में डिफरेंस समझ में आता है। कभी कभी फ्रेंच की जगह फ्रांस, फ्रांस की जगह फ्रेंच हो जाता है। तो थोड़ा सा माइंड में रखना कि फ्रांस जो कंट्री है और फ्रेंच वहाँ की लैंग्वेज है, और ये फ्रेंच क्या, ये कैरेक्टर है वहाँ का, एक वो स्कूल गोइंग बॉय है जिसकी सारी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपको बैकग्राउंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने इस चैप्टर की स्टोरी की। बेटा इसको नाम दिया गया लास्ट लेसन, मतलब आखिरी चैप्टर है। कैसा आखिरी चैप्टर है? ये अभी बताया ना मैंने कि युद्ध हुआ, अल्सेस और लोरेन ये दोनों फ्रांस के हाथ से चले गए। अब युद्ध में जीता कौन है? वो जर्मनी है। अब शासन कौन करेगा? जर्मनी का राजा कौन? बिस्मार्क।
और यहाँ की राजधानी बर्लिन, यहाँ से बर्लिन से ऑर्डर आएंगे, इन दोनों जिलों में थोपे जाएंगे, उन ऑर्डर को आपको फॉलो करना ही करना होता है। जब हमारे इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में जब हम गुलाम हुए थे अंग्रेजों के, तो उन्होंने क्या किया था, अपने कस्टम्स, अपने रूल्स रेगुलेशन और रिचुअल्स जो है इनको हमारे ऊपर थोपने का काम किया था, जबरन थोपने का काम किया था। उससे पहले मुगल एम्पायर आए थे, उन्होंने भी क्या किया था, अपने यहाँ पर आके अपने धर्म संस्कृति को, अपनी भाषाओं को अपने ऊपर थोपने का काम किया है। सेम फंडा इसमें भी हुआ है कि भाई ये आया, जर्मनी पावर में आता है, इम्पावर में जब ये आता है तो अपने दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है इनके ऊपर अपने कस्टम्स, अपने रेगुलेशन, रूल्स, अपनी लैंग्वेज, इनको थोपने का काम किया गया है। और ये पूरी स्टोरी किसकी है, ये पूरी स्टोरी एक ही जिले की है। ये एक अल्सेस जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी है। इसमें जो सारी स्टोरी घटित हुई है, सारी घटनाएं, वो जो सारे कैरेक्टर है वो इसी अल्सेस के हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कैसे इसको लास्ट लेसन कहा गया इसके बारे में। देखो होता क्या है कि जर्मनी से रूल आता है, रूल के द्वारा बता दिया जाता है कि भाई हम है ना, इन दोनों जिलों में हम अपनी लैंग्वेज, जर्मन भाषा जो है इसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को। अब हम फ्रेंच लैंग्वेज से हमें कोई काम नहीं है, अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ने देंगे। तो अगले दिन से फ्रेंच लैंग्वेज बैन होने वाली थी और क्या पढ़ने वाला था, जर्मनी पढ़ाया जाने वाला था। इसलिए इसको कहा गया कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट चैप्टर है। फ्रेंच लैंग्वेज में जितना उन्होंने टीचर ने पढ़ाया है उसको सबको रिकेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बेचारा व्यक्ति, एक टीचर, वो अपने एक ही दिन में अपने सारे अनुभव जो उन्होंने पूरी लाइफ टाइम में स्पेंड किए हैं, जो उन्होंने डेडिकेटेड सर्विस वहाँ पर 40 ईयर्स वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, तल्लीनता के साथ में, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में, तो उस फीलिंग को उन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्रेस करने का काम किया है। आगे हम देखते हैं इसकी स्टोरी लाइन, इसके कैरेक्टर और 1 बाय 1 सारी चीज़ें, वो भी की पॉइंट के साथ में। चलिए अब हम बात कर रहे थे कैरेक्टर्स की। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर मेजर है जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बेटा आ जाता है अपना फ्रांस। ठीक है, इसको फ्रांस भी बोल सकते हैं, फ्रेंच भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। ये कौन है बेटा, ये एक स्कूल गोइंग बॉय, यानी छोटा लड़का है, स्कूल जाने वाला है, जो स्कूल जाता है। और कहाँ पर जाता है, ये अल्सेस में। मैंने कहा ना पूरी स्टोरी जो है अल्सेस, एक ही जिले की कहानी है अल्सेस की। लोरेन का इसमें कोई रोल नहीं है, पर हाँ उसमें अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो उसमें आया था लोरेन, तो वहाँ पर मैं देखा था। तो ये अल्सेस में एक स्कूल है, उस स्कूल में जाने वाला लड़का फ्रेंड्स है। ठीक है, ये क्या बेटा, जॉयफुल है। जॉयफुल है मतलब हंसी मजाक करने वाला, हमेशा खुश रहने वाला, खुश मिजाज लड़का है ना। और इसको जो है ना भाई कंफर्ट बड़ा पसंद है, इसको आनंद बड़ा पसंद है ना, इसको मजा आना चाहिए। एक और बात क्या लिखी इसने, रिलेक्टेंट भी है। रिलेक्टेंट का मतलब ये होता है कि आज का काम कल पे डाल देना, यानी आज करने का काम हम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, वो वाली कहानी है भाई इसके ना। इसके बाद अब इसको जब हम देखते हैं तो ये क्या है ना, जिस दिन की कहानी उस दिन ये क्या ड्रेड में बेटा, कहीं में ड्रेड में। ड्रेड मतलब होता है फियर, डर, इसको बोलते हैं ड्रेड। तो इसको डर है, कहीं का डर है कि नॉट कंप्लीट पार्टिसिपल्स। इसने पार्टिसिपल एक होमवर्क दिया था इसको, उसके टीचर एम हेमल ने, उसने पार्टिसिपल कंप्लीट नहीं किया है, इसका डर उसको सता रहा। ये अपना कैरेक्टर है फ्रांस। अच्छा एक बात और स्पेशल इसमें मैं लिखना भूल गया कि ये फ्रांस जो है ना इस पूरी स्टोरी का नरेटर है। क्या है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, ऑफ द स्टोरी। भैया नरेटर क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को आप समझ लो। नरेटर, नरेटर क्या होता है कि देखो इस चैप्टर को लिखा किसने, अल्फोंसे डोडेट ने लिखा है ना। और इस कहानी में एक ये फ्रांस नाम का कैरेक्टर है ना, यही इस कहानी को सुना रहा है कि मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था उस दिन और मेरे को बड़ी समस्या हो रही थी, मेरे को बड़ा डर था, मेरे को लग रहा था कि आज टीचर मेरे को डांटेंगे थी। पूरी कहानी क्या है, ये फ्रेंच नाम का लड़का जो इस पूरे चैप्टर में अपनी कहानी सुना रहा है कि मेरे साथ में ये हुआ, टीचर ऐसे थे, टीचर ने ये किया, टीचर ने वो किया। ये पूरी स्टोरी सुनाने का काम कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, नरेटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नरेटर। एक और दूसरी बात कि अथर, अथर अलग होता है, जिसने चैप्टर लिखा होता है वो अथर कहलाता है। और जो कहानी को नरेट करता है, उस कहानी के अंदर बताता है ना उसको बोलते हैं नरेटर। जैसे कि बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद, आपने सुना होगा नाम है ना, उन्होंने कोई उपन्यास लिखा है ना, उस उपन्यास में क्या किया, उस उपन्यास में गोरा नाम की एक कहानी बना, एक कैरेक्टर बना दी, एक लड़की बना दी, और वो गोरा अपनी कहानी सुना रही कि मैं गोरा इस गाँव में रहती हूँ, मेरे मम्मी जी ये काम करते हैं, मेरे पापा ये काम करते हैं। कहानी को सुनाने का काम कौन कर रही है, गोरा कर रही है। गोरा क्या होगी, नरेटर होगी। और लिखने वाले कौन, प्रेमचंद जी, तो वो राइटर हो गए। ठीक है, तो सेम फंडा, ये नरेटर है अपना। क्या है, नरेटर, यही स्टोरी को सुनाएगा। और नरेटर जब भी आता है ना, जब भी किसी चैप्टर के अंदर, किसी पैसेज के अंदर अगर आई लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आई, तो हमेशा किसके लिए लिखा होता है, नरेटर के लिए लिखा होता है। यानी आई जब भी आएगा वो नरेटर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अपना एक्सट्रैक्ट आते हैं ना 3 नंबर के या 4 नंबर के, 5 नंबर के, जैसे भी आपका बोर्ड एग्जाम जैसा भी इसमें डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग याद रखना नरेटर हमेशा क्या लिखता है, आई लिखता है। आई मतलब नरेटर होता है।
इसके बाद बात करते हैं अगला कैरेक्टर। तो अगला कैरेक्टर कौन है बेटा अपना? एम हेमल। कौन है? एम हेमल। ये कौन है? टीचर है। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ ना एम, ये एम किसके लिए? इसको हम क्या बोलते हैं? मोन्सियर है ना, इसको मोन्सियर नहीं बोलते, इसको मर्सियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्सियर। ठीक है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन में लिख दूंगे इसको यहाँ पर। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो मर्सियर होता है। क्या होता है? मर्सियर। ठीक है, ऐसा प्रोनाउंस होता है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? मिस्टर ही होता है। क्या होता है? मिस्टर। ये अपना फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब मिस्टर होता है। तो ये मोन्सियर हेमल जो है इसको क्या बोलते हैं? मिस्टर हेमल। इसी के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में एम हेमल कर दिया गया। ठीक है, अभी इनकी बात करते हैं। तो ये टीचिंग मतलब ये पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये पढ़ा रहे हैं। कहाँ पर? अल्सेस में पढ़ा रहे हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? लास्ट 40 ईयर्स से, यानी पिछले 40 साल से वो अल्सेस में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही लंबा समय हो गया एक ही जगह एक ही स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते। तो अच्छी ट्यूनिंग हो गई है वहाँ पर, वहाँ के गाँव के लोगों के साथ में भी, वहाँ के बच्चों के साथ में भी। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, बिल्कुल सीरियस। क्लास में आवाज़ नहीं करने देते, होमवर्क उनका कंप्लीट करना होता है, कॉपियाँ कंप्लीट करनी पड़ती है, सारी चीज़ें वो रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल फॉलो करवाते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। लेकिन इसी के साथ साथ में क्या है, वो बेटा इमोशनल भी है, यानी बच्चों की भावनाओं को भी वो समझते हैं। इमोशनल टच भी उनके अंदर है ना, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं। कोई चीज़ ऐसी घटित हो जाती है जिसपे वो इमोशनल वाला फीलिंग जो है आपको शो करेंगे इस चैप्टर के अंदर भी। अच्छा एक और बात क्या कि ये टीचिंग के प्रति बहुत ही बड़े डेडिकेशन रखते हैं, यानी बहुत डेडिकेटेड टीचर है। बिल्कुल पढ़ाना मतलब पढ़ाना, जो टाइम स्कूल का उस टाइम पे चले जाना, जो टाइम में क्लास का टाइम पर क्लास लेना, जितना मिनट पढ़ाना उतना मिनट पढ़ाना। ये मतलब पढ़ाई को बिल्कुल फोकस के साथ में, पंक्चुअलिटी के साथ में करते हैं। बहुत डेडिकेटेड है पढ़ाई के प्रति, टीचिंग के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड टीचर है। इसके बाद और क्या लिखा है इसने कि हाँ उस दिन जो कहानी घटित हो रही है, एक ही दिन की कहानी है, एक दिन की स्टोरी बताई गई है। उस दिन उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने बेस्ट संडे सूट पहन रखा है, एक बहुत ही बढ़िया अच्छे से ड्रेसअप कर रखी है, जो रेगुलर कभी नहीं करते हैं ना। सामने अगर स्कूल चलता है तो कभी भी ऐसा ड्रेसअप नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने क्या कर रखा है? बेस्ट संडे सूट पहन रखा है। क्या क्या पहना उसमें देखिए, उन्होंने पहन रखा है ग्रीन कोट, कोट भी ग्रीन कलर का है उनका। ये पता होना चाहिए ना हमें, क्योंकि आंसर में हमें लिखनी पड़ेगी बातें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा एमसीक्यूज में भी आ सकती है, एक्सट्रैक्ट में भी इनको पूछ सकते हैं। ग्रीन कोट पहन रखा है। अच्छा फ्रिल्ड शर्ट है, अच्छी सी मस्त शर्ट पहन रखी है, और सिल्क की कैप है, उसका कलर भी कौन सा है? ब्लैक कलर की कैप इन्होंने पहन रखी है। तो ये दो कैरेक्टर तो हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइड कैरेक्टर है, छोटे मोटे कैरेक्टर है, जिसमें विलेज इल्डर्स हो जाएगा, एक ब्लैक स्मिथ है, वो हो जाएंगे। तो ये दो एक कैरेक्टर और बच रहे हैं, इनको मैं अगली वाली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं हम अदर कैरेक्टर्स, तो उसमें विलेज इल्डर्स बैठे हुए बेटा ना, बैक बेंचेस जो है पीछे बेंचेस, उसके ऊपर बहुत सारे विलेज इल्डर्स बैठे हुए। उसमें कौन है बेटा? फॉर्मर मेयर है बेटा, वहाँ का जनप्रतिनिधि राजनेता है ना। फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहाँ पर आया हुआ है उस क्लास को अटेंड करने के लिए। ठीक है, एक ओल्ड हाउसर है। ठीक है, इसने क्या कर रखा है बेटा? 3 कॉर्नड हेड जो है, यानी 3 कोने वाली, वो पहले टोपी पहनते थे ना, टोपी गोल ऊंची वाली, मैं फोटो बता दूंगा आपको, उसमें पता चल जाएगा किस टाइप की हेड उसने पहन रखी थी। और उसके हाथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था बेटा? प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? ये होता है डिक्शनरी। क्या होता है? डिक्शनरी। उस लैंग्वेज की जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो बेस है, उसको बताने के लिए एक डिक्शनरी बनती है, उसको उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, डिक्शनरी उनके पास में। एक और कैरेक्टर है बेटा बूचर करके नहीं है, इसको ब्लैक स्मिथ कहा गया है, मतलब लोहार है ये। और ये वहाँ पर जो टाउन हॉल जो है ना, वहाँ पर ये अपना फ्रेंड जो उसके ऊपर कमेंट पास करेगा। इसके अलावा और भी अदर कैरेक्टर्स से इसमें बताए गए हैं। ये विलेज एल्डर्स क्यों आए बेटा वहाँ पर? ये भाई एम हेमल जो है ना, वो डेडिकेटेड टीचिंग करे थे वहाँ पर 40 साल की, उनकी टीचिंग को रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको थैंक करने के लिए, और साथ साथ में अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसको लास्ट ट्रिब्यूट करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद चलते हैं हम स्टोरी लाइन पर। चलिए बेटा, इसके बाद बात करते हैं हम स्टोरी की टाइम लाइन की। तो ये स्टोरी जो है पूरी जो है मैंने 4-5 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करी है। वो पॉइंट सारे आपके सामने यहाँ पर आते रहेंगे। इसमें की पॉइंट भी मैंने डाले हैं ताकि उनको देख के आपको स्टोरी जो है माइंड में आती रहे। बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टोरी की शुरुआत होती है सुबह, जल्दी है ना। जल्दी तो क्या है, वो लेट उठता है ना सुबह, ओबियसली डेली की रूटीन के हिसाब से वो स्कूल के लिए लेट उठता है। किसकी बात करें? वो फ्रेंच की, और यही अपनी स्टोरी को सुना रहा है। तो वो लेट हो गया था, इसको स्कूल जाना था, और उससे एक दिन पहले टीचर ने उसको क्या किया था? वर्क में पार्टिसिपल याद करके ले जाने के लिए कहा था। अब उसने पार्टिसिपल का पी भी घर पे नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, है ना। तुम जैसे बच्चे होते हैं ना हमारी इस क्लास में, बहुत सारे बच्चे जो घर पे जाके बुक्स देखने का काम नहीं करते, बैग खोल के नहीं देखते, तो ऐसा ये बंदा था, इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा। अब वो सोच रहा है कि यार क्या करते हैं, पार्टिसिपल के लिए टीचर तो डांटेंगे, पनिशमेंट तो मिलेगा, तो सोच रहा है कि यार आज स्कूल नहीं जाते। तो बहुत ही डरा हुआ है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मेहमान मेरे को डांटेंगे, मेरे को पीटेंगे, XYZ कंडीशन है। उससे वो क्या है, डरा हुआ है, क्योंकि उसने पार्टिसिपल कंप्लीट नहीं किया है। अब वो जब रास्ते में जा रहा होता है स्कूल के लिए रेडी होकर, क्योंकि घर वालों ने बोला स्कूल तो जाना पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा, निकल गया स्कूल के लिए। जब वो जा रहा होता है तो देखता है एक दिन बहुत
बहुत ही ब्राइट था। वो विंटर सीजन का माहौल है, ठंड वाला मौसम है, तो उसमें जब लाइट आती है, सनलाइट आती है, धूप वाला दिन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें लगता है कि यार आज दिन कहीं धूप सेक लेते हैं ना, ऐसा वो सोच रहा है। बहुत ही ब्राइट डे था, वार्म था, अच्छी सी गर्मी थी उस माहौल में। बर्ड्स जो पेड़ों के ऊपर चिरपिंग कर रहे थे, वहीं पास में स्वमिल जो है उसके पास में पर्शियन सोल्जर जो है ना वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। अब ड्रिलिंग का मतलब कि वो अपने ढोल ने ट्रम्पेट ने वो लेकर वो चलने का काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। यहाँ पर आपको पिक भी मैं शो कर दूंगा। तो इस टाइप से वो ड्रिलिंग कर रहे हुए और जा रहे थे ना। जब उनको वो देखता है तो सोचता है कि यार ये लाइफ तो इनकी यार मस्त ड्रिलिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के कुछ नहीं करना उनको ना, ऐसा वो चीज़ें वो सोच रहा है। वो सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, आज हम तड़ी मार लेते हैं। ये इनको देखने के लिए चले जाते हैं, बर्ड्स को देखने के लिए चले जाएंगे, इनके एग्स जो उनको फाइंड आउट करने के लिए चले जाएंगे, इधर उधर घूमते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं आज का दिन। लेकिन फिर वो अंदर से हिम्मत लाता है, सोचता है कि यार घर वालों ने मेरे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा, तो मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ, स्कूल जाना चाहिए मेरे को। तो स्कूल के लिए निकल जाता है, स्कूल जाता है। जब वो जा रहा होता है तो बीच में एक टाउन हॉल का सीन आता है। यहाँ पर आपको बता ही दूंगा मैं, सारे क्यू पॉइंट इससे रिलेटेड यहाँ पर आ जाएंगे आपके। तो जब वो टाउन हॉल में जाता है तो वहाँ जाके देखता है कि वो टाउन हॉल के आगे बहुत ही लार्ज भीड़ वहाँ पर गैदर हो रही थी, बस सब लोग इकट्ठे हो रहे थे वहाँ आके। और नोटिस टाउन हॉल क्या होता है बेटा, टाउन हॉल यानी वो जगह होती है जहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसको बोल सकते हैं नोटिस बोर्ड। पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन के सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं थे, उस समय ऐसा टीवीज़ वगैरह वगैरह इंटरनेट नहीं था, तो सूचनाओं का आदान प्रदान जो है टाउन हॉल जो होता है, मतलब एक चौराया जहाँ पर नोटिस लगाए जाते हैं और लोग वहीं जाके उन सूचनाओं को पढ़ने का काम करते थे, उसको बोलते हैं टाउन हॉल। तो टाउन हॉल के आगे वहीं पर एक सूचना बोर्ड था, उसके ऊपर नोटिस लगा हुआ था। और इसमें ऑब्वियसली पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था, 1-2 साल से क्या होता था कि जर्मनी से जो रूल आते थे ना, उन रूलों को वहाँ पर चिपकाया जाता था, ड्राफ्ट्स आते थे उनको चिपकाया जाता था। जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे उनके जो रूल्स आते थे उनको टाउन हॉल की जो नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर लगाया जाता था। तो आज ऑब्वियसली इसी ऐसा ही कुछ नोटिस आया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आया होगा, क्या रूल या रेगुलेशन कोई पारित किया होगा, उसको वहाँ पर टाउन हॉल पर चिपका रखा था। तो इसको देखने के लिए वहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी। वो देखता है और उसको देख के चला जाता है कि अपने को इससे क्या काम, तो आगे निकल जाता है। जैसे वो आगे चलता है, एक वूचर ब्लैक स्मिथ जो है ना, जिसको बोलते हैं लोहार, उसका नाम वूचर है, वो आगे जा रहा हो अपना फ्रांस, तो उसको देख के बोलता है कि बब डोंट गो सो फास्ट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी तुम्हें जल्दी चलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा समय है तुम्हारे पास। और वो क्या कर रहा है, ऑब्वियसली घर से निकला, लेट हो गया, रास्ते में भी उसने टाइम पास कर लिया वो ड्रिलिंग देखने में, तो वो उसके ऊपर तंज कस रहा है कि तेरे पास तो बहुत सारा समय है, अभी कहाँ टाइम हो गया स्कूल का, अभी तो 10 ही बजे है ना, या अभी तो 11 ही बजे, ऐसा करके वो क्या कर रहा है, तंज कस रहा है कि तो अभी बहुत समय से स्कूल चला जाएगा, जल्दी चलने की आवश्यकता नहीं है। तो उस बात को इग्नोर करता है। वो उसको पता है फ्रांस को भी ये मेरा क्या कर रहा है, फन कर रहा है, और ऐसा अपना एक्सट्रैक्ट जो उसमें आ सकता है कि भाई उसने जो अपना ब्लैक स्मिथ थे उसने जो उसको वर्ड कहे थे वो काई के लिए कहे थे, तो उसका मजाक बनाने के लिए कहे थे, वो एक आयरनी था, ठीक है। तो वो वहाँ से आगे चलता है, जैसे वो आगे चलता है तो वो स्कूल के सामने चला जाता है, स्कूल बिल्डिंग के सामने चला जाता है। वो देखता है कि ओबियसली जब सामान्य दिन होता है ना तो बहुत ही शोरगुल होता है, बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे होते हैं, वहाँ से क्लासों से आवाज़ें आ रही होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग की डेस्क की, और बहुत सारे प्रकार के साउंड आते रहते हैं, बच्चे चिल्ला चोट कर रहे होते हैं, कई टीचर घूम रहे होते हैं, कई टीचर के डांटने का फटकारने का, ये सारे साउंड वहाँ पर सुनाई दे रहे होते हैं। लेकिन आज बिल्कुल ही माहौल परिवर्तन था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पर, बहुत ही दूर से उसको बिल्कुल साइलेंस दिखाई दे रहा था। एक भी बच्चा स्कूल रूम से बाहर नहीं घूम रहा था। अब जब स्कूल बिल्डिंग के उसके बाहर नहीं था, सब क्लासों में बैठे हुए थे, प्रॉपर अपनी सीटें पे बैठे हुए थे। वो देख रहा है यार आज हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हो क्या स्कूल में, कहा सारे के सारे बच्चे बिल्कुल शांत थे, या ऐसा तो नहीं कि छुट्टी के दिन में आ गया हूँ, है ना। वो सोच रहा है मन ही मन कि ऐसा तो नहीं आज छुट्टी हो और मैं स्कूल आ गया हूँ, तो ऐसी सारी वो चीज़ें सोच रहा है। जब धीरे धीरे वो आगे चलता है और बाहर से खिड़की से झांक के वो देखता है क्लासरूम के अंदर, तो अपने एम हिमल जो है ना वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस मूड में दिखाई दे रहे हैं, और अपने क्लास में ऊपर से नीचे इधर से उधर जाने का काम कर रहे हैं, क्लास में टहलने का काम कर रहे हैं, और सारे के सारे बच्चे ना पहले से अपनी सीटों पर आके बैठ गए। अब उसकी क्लास के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो सोच रहे कि यार मैं अगर क्लास के अंदर जाऊंगा तो टीचर मेरे को क्या करेंगे, डांटेंगे। ऑब्वियसली उसने कुछ याद नहीं किया था ना, इसलिए पार्टिसिपल को कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो सोच रहा है सर इसीलिए सीरियस ना, इतने सीरियस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चे उन्होंने आज जो वर्क दिया था वो अच्छे से कंप्लीट नहीं किया होगा, इसीलिए वो सर डांटने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल डर जाता, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और धीरे से क्लास के अंदर जाके बैठने की हिम्मत करता है कि अब मैं यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, कम से कम क्लास में तो बैठ ही जाऊँ। तो जैसे वो क्लास के अंदर एंटर करते हैं, एम हिमल उसको देख लेते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से आके बैठ जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे ही बिना क्लास स्टार्ट करने वाले थे ना, तुम अगर नहीं आते तो तुम्हारे बिना हम अभी बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट करने वाले थे। और वो ऐसा बोल के सीधे अपने जो प्लेस है जहाँ पर वो पढ़ाते थे उस चेयर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अब वो फ्रांस क्लास में जाके बैठ गया, इधर उधर देख रहा है मामला क्या है भाई साहब। सबसे पहले तो टीचर के ऊपर उसकी नजर जाती है, तो टीचर को देखता है कि यार टीचर ने क्या कर रखा है भाई साहब कि बेस्ट संडे सूट पहन रखा है ना। ऑब्वियसली वो कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आज उन्होंने क्या कर रखा था, बेस्ट संडे सूट पहन रखा था, ग्रीन कोट था उनके पास, केप लगा रखी थी सिल्क की, और भी अच्छा सा शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट और एम्ब्रॉयडरी वाला शर्ट पहन रखा था, बहुत ही शानदार, बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहे थे। और जब वो पीछे देखता है ना, जब बैक बेंचेस पे देखता है कुछ विलेज लीडर्स बैठे हुए, तो
उनको भी जब उनको देखता है तो वो बिल्कुल एकदम अप टू डेट थे। उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे, जो संडे ड्रेस होते हैं ना, जो अच्छी ड्रेसेस होती है उनको पहन रखा था। तो सारा माहौल उस दिन का क्या था, बहुत ही अजब दिखाई दे रहा था, उसको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था रेगुलर क्लास से। अपने टीचर जो एमएमएल वो अपना स्पीच देना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि दिस इज द लास्ट लेसन, कि ये आपका क्या है, लास्ट लेसन, ये फ्रेंच लैंग्वेज का क्या एक लास्ट लेसन है और मैं आज के बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा। वो शौक हो जाता है बात सुन के, वाह ऐसा क्या हो गया यार कि आज अपना जो फ्रेंच भाषा का जो आज लास्ट लेसन है, ऐसा कुछ हो जाता है। वो अपने टीचर फिर उसका आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जर्मनी मतलब वही जो मैंने आपने बैकग्राउंड में स्टोरी में समझा था ना, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जर्मनी कब्जा कर लेता अल्सेस और लोरेन पे, वही वाला मामला कि भाई जर्मनी से एक ऑर्डर आया था, बर्लिन से, वहाँ की कैपिटल बर्लिन थी, वहाँ से एक ऑर्डर आया है, बिस्मार्क ने ऑर्डर भेजा है कि फ्रांस के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस और लोरेन, इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और जर्मन पढ़ाने वाले नए टीचर कल से स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पढ़ाने वाले टीचर को ये स्कूल छोड़ के जाना है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़नी है, अब कौन सी भाषा पढ़नी है, जर्मन भाषा पढ़नी है। वो अपने कल्चर थोपने का काम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो ये बात सुनता है तो शौक हो जाता है। अब उसको याद आता है कि यार वो टाउन हॉल के ऊपर वहाँ इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, क्यों हो रही थी। अब उसको समझ में आता है कि भीड़ इसीलिए इकट्ठा हो रही थी कि ऑर्डर आया था। अब वो अपना जो फ्रेंच है ना बहुत ही सीरियस हो जाता है, उसको ये जो ऑर्डर है ना एकदम थंडर क्लेप की तरह लगता है, एकदम वज्रपात हो गया ना उसके ऊपर, जैसे बिजली गिर गई, ऐसी सिचुएशन हो जाती है उसके लिए कि भाई ये ऐसे अचानक से कैसे हो गया। अब उसको जब पहले लग रहा था कि यार फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, अभी तो बहुत सारा समय पढ़ लेंगे, ऐसे सारी सिचुएशन थी। अब वो सोच रहा है कि अब आज के बाद मैं कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाऊंगा। ये सिचुएशन उसको समझ में आती है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। पढ़े क्यों नहीं, है ना, अभी तक हम फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़े क्यों। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको फ्रेंच लैंग्वेज सही से नहीं आता था, वो लिख नहीं पाते थे, वो बोल नहीं पाते थे, वो समझ नहीं पाते थे फ्रेंच लैंग्वेज को। तो वो ब्लेम कर रहे हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स की कमी रही है, इस कारण से बच्चे जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं समझ पाए। क्योंकि पेरेंट्स ने क्या किया, इन बच्चों को कुछ पैसे कमाने के लिए इन बच्चों को काम पर लगा दिया, कोई ना कोई काम इनको करवाने लग गए। और पेरेंट्स के पास क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, उनको अच्छा लग रहा था, उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही थी। वो सोच रहे थे कि यार ये पैसा कमा लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, हमारा फैमिली को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, परिवार को थोड़ा इकोनॉमिकली सपोर्ट हो जाएगा। बच्चे की पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं कर रही थी उनके लिए पैसा कमाना मैटर कर रहा था। और साथ साथ में अपने आप को भी ब्लेम करते कि यार मैं भी कितना खड़ूस था, मैंने कभी इन बच्चों को छुट्टी नहीं दी, कभी मैं घूमने के लिए जाता था तब भी मैंने कभी छुट्टी नहीं दी, कभी मैंने अपने जो स्कूल के आसपास के जो प्लांट्स हैं उनको पानी देने के लिए कभी भी मैंने बच्चों को छुट्टी नहीं दी, मैंने कभी फिशिंग करने के लिए जाता था, मछलियाँ पकड़ने के लिए या लेने के लिए जाता था, तब भी मैंने इन बच्चों को कभी छुट्टी नहीं दी। तो ये बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, इनको कभी छुट्टी नहीं मिली, ब्रेक नहीं मिला है, तो बच्चों के ऊपर बर्डन बन गया था, इसलिए नहीं पढ़ पाए। इस टाइप का वो सोच रहे हैं, वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, इस टाइप से ब्लेम कर रहे हैं वो कि भाई ये है ना नहीं पढ़ने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है, वो अपना ही रहा है, ऐसा वो खुद सोच रहे हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे ये बताते हैं, इसके बाद वो बोलते हैं कि यार हमने नहीं पढ़ा फ्रेंच लैंग्वेज, चलो ठीक है, लेकिन वो अब वो क्या कर रहे हैं, उस फ्रेंच लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। वो बता रहे फ्रेंच लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी मदर टंग है, इसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ दिया तो हम स्लेव के स्लेव ही रह जाएंगे, हम गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे, कभी हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। ऐसा वो बोल रहे हैं कि हमें हमेशा के लिए अपनी जो भाषा है इसको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, सुरक्षित रखने का कोशिश करना चाहिए। चाहे ये टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत ही बुरा चल रहा है, ये समय का दौर बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपनी भाषा जो इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा वो बोलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड की मस्ट लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, बहुत ही स्पष्ट भाषा है, इसको हमें हमेशा इसके बाद कुछ बेसिक कन्वर्सेशन होती है, इसके बाद वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो ग्रामर का लेसन लेते हैं ना, ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक ही दिन है, अब ये लास्ट दिन है, और इसी लास्ट दिन में वो बेचारा व्यक्ति जो है ना अपने पास जितना भी लैंग्वेज का नॉलेज था, फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज का, वो सारा का सारा नॉलेज उन बच्चों में झोंकना चाहता था, उन बच्चों को सारा नॉलेज देना चाहता था। तो ग्रामर से स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो ग्रामर में कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं, कुछ समय तक ग्रामर का चैप्टर चलता है। बहुत ही सीरियस क्लास थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। सारे बच्चे जिनको है ना पहले ऐसा लग रहा था कि यार फ्रेंच लैंग्वेज तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन आज जब वो एमएमएल पढ़ा रहे थे तो उनको एक एक टॉपिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा था, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही थी। ऐसा कभी नहीं पढ़े थे वो लाइफ में, और ऐसा हमारे साथ में भी होता है ना कि जब चीज़ हमारे हाथ से छूट जाती है तभी उसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है। जब तक हमारे पास होती है ना चीज़ें, उसका हमें इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता है। इंग्लिश भी हमें लगता है बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन कभी भी हमने इसको मन से समझने की कोशिश नहीं करी, तभी हमारे लिए डिफिकल्ट होती है। अगर हमने इसको मन से समझने की कोशिश करी, अंदर से जुनून लाए ना कि हमें सीखना है, तब कभी भी कोई भी लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं लग सकती है। जब हम सोचना पड़ेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, हाँ ये भाषा बहुत अच्छी है, इसको हमें सीखना है, तो आसानी से उसको सीख पाओगे। तो वही भी सभी बच्चों को वो जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे थे, कोई भी नहीं बोल रहा था, सारे अपने लिखने का और समझने का काम कर रहे थे। जैसे ग्रामर का अपना कॉन्सेप्ट खत्म होता है, इसके बाद वो राइटिंग पर आ जाते हैं कि चलो आप राइटिंग के ऊपर कुछ वर्क कर लेते हैं। तो उस दिन क्या करके लाए थे, नई बुक्स सबके लिए कॉपियाँ लेके आए थे ना, नई कॉपियाँ लेके आए थे, और उनके ऊपर फ्रेंच अल्सेस करके लिखा हुआ था। बहुत ही शानदार कॉपियाँ थी, नई कॉपियाँ थी, उनके ऊपर वो जो लिखा हुआ था ना फ्रेंच अल्सेस, वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। और सब बच्चों को
नई नई कॉपियाँ दी, सब बच्चों ने उन कॉपियों को देखा ना, तो ऐसे एकदम से एक ऐसा फीलिंग आ रहा था कि जैसे कि ये कॉपियाँ नहीं है, ये वहाँ का झंडा हो, वहाँ का फ्लैग हो, वो फीलिंग आ रही थी अंदर से। जो राष्ट्र प्रेम की भावना जो ना वो सब में लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि सब बच्चों के हाथ में एक तिरंगा है और उस तिरंगे को लहरा रहे हैं, ऐसी फीलिंग उनमें आ रही थी। अब वो बोलना शुरू कर देते, अपनी स्पीच देना शुरू कर देते, अपना पढ़ाना शुरू कर देते, बच्चे अपना लिखने का काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिर्फ एक चीज़ सुनाई दे रही थी कि बच्चे पेन से कॉपियों के ऊपर लिख रहे थे, जो स्क्रेचिंग की जो आवाज़ आती है, जो एक साउंड आता है कॉपियों से लिखने का, वही साउंड सबको सुनाई दे रहा था। और अपना जो फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी पहले से तड़ीमार बच्चा है, तो ये क्या कर रहा है, वो लिखने के साथ साथ में टीचर को इन सबको देख रहा है। अब टीचर क्या है, बहुत ही सीरियस दिखाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इधर उधर ऐसे देखने का काम कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं, उनको पता है ये मेरा लास्ट डे, इसके बाद मैं कभी भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो वहाँ क्लासरूम की जो सारी चीज़ें, उन सिचुएशनों को वो अपने माइंड में कैप्चर करने का काम कर रहे हैं। जैसे अपना राइटिंग का लेसन फिनिश होता है, इसके बाद वो सीधे आ जाते हैं अपने हिस्ट्री के ऊपर, और हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते समय हो जाता है, चर्च का बेल जो क्लॉक हो जाता है, 12 बज जाती है। वो जो सुबह में जो पर्शियन सोल्जर जो गए थे ड्रिलिंग करने के लिए जो गए थे, वो सोल्जर्स फिर से वापस आ रहे होते हैं, ट्रम्पेट की साउंड सुनाई दे रहा होता है, और फिर वो जो अपना क्लास फिनिश का टाइम जो ना वो हो जाता है, मतलब अब आज की क्लास ओवर हो गई। इससे पहले जब वो लेक्चर दे रहे थे ना टीचर, तो उनकी सिस्टर जो है वो क्या कर रही थी, ऊपर पैकिंग कर रही थी, और वो सारा पैकिंग सिस्टम रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से एम हेमल जो छोड़ के कहीं और जाएंगे, इस देश को छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे 12 बजती है, सारे सोल्जर्स वापस आना शुरू हो जाते हैं, बच्चों की छुट्टी भी छुट्टी हो जाती है, बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है। अब वो क्लास फिनिश हो गई। अब एम हेमल जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और अपनी जो चेयर है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो फिर लिखने की कोशिश करें तो बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं। जब बोलने की कोशिश करते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं ना, अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, अब कुछ बोल नहीं पा रहे, तो उन्होंने चौक उठाया, बोर्ड की तरफ मुँह किया, और उन्होंने लिखना शुरू किया कि विवा ला फ्रांस। क्या लिखते हैं वो, विवा ला फ्रांस, ये वर्ड लिखते हैं पूरे बोर्ड के ऊपर बोल्ड लेटर में, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब क्या, फ्रांस जिंदाबाद। हम बोलते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो ऐसी लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब भी होता है कि फ्रांस जो है वो जिंदाबाद रहे, हमेशा अमर रहे, इसका अस्तित्व हमेशा बना रहे। फ्रेंच लैंग्वेज इसका महत्व बना रहे, और ये लैंग्वेज जो अभी हमारे हाथ से छीनी है, ये लैंग्वेज हमारे पास फिर से पुनः आ जाए, बहुत जल्द आ जाए, ऐसी वो बात बोलते। अब वो उनका इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो बोल ऑलरेडी नहीं पा रहे थे, वो बोर्ड पे लिख रहे थे, और वहीं से वो क्या करते हैं, क्लास को फिनिश करने का, डिसमिस करने का एक गेस्चर करते हैं, और सारे बच्चे समझ जाते हैं कि एम हेमल अब कुछ नहीं बोल पाएंगे, और सारे बच्चे धीरे धीरे उठ के क्लास को खाली कर देते हैं, और ये अपना लेसन जो यहीं फिनिश हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया लास्ट लेसन। क्यों, क्योंकि अब एम हेमल जो और लेक्चर नहीं ले पाएंगे, कुछ और नहीं पढ़ा पाएंगे। अब उनको ये देश, ये कंट्री छोड़ के, ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। पिछले 40 साल से वो यहाँ पर डेडिकेटेड सर्विस कर रहे थे, पिछले 40 साल से वो यहाँ पर पढ़ा रहे थे, एक ट्यूनिंग बन गया था उनका, एक इमोशनल टच बन गया था उनका। अब ये सारा टच जो है खत्म होने वाला था, अब उनको छोड़ के कहीं और जाना था। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल उस दिन वो हो रहे थे। बच्चों को भी उस दिन लगा कि यार काश हम ये पढ़ लेते, इस लैंग्वेज को हम पढ़ लेते, इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम समझ लेते तो आज हमारे साथ में ये कंडीशन ही नहीं होती, आज हम कुछ और होते, हमें ये सारी लैंग्वेज समझ में आती है, सारी लैंग्वेज हम पढ़ पाते, बोल पाते, लिख पाते, सारा कुछ कर पाते। बहुत ही अच्छा लेसन था। अल्फोंसो डोडेट ने बहुत ही इमोशनल टच के साथ में इस लेसन को लिखा है, और हमें भी पढ़ के ऐसा लगा है कि भाई हमारे लिए लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस है। जब कोई भी चीज़ होती है, जब हमारे हाथ से छूट जाती है, तभी उसका हमें इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो यहाँ पर भी बच्चों को और सभी लोगों को, गांव वाले भी यहाँ पर आए हुए थे ना, पेरेंट्स एल्डर से बैठे हुए थे, तो वो भी कई के लिए आए थे, वो एम हेमल को डेडिकेटेड सर्विस के लिए थैंक यू बोलने के लिए आए थे कि आपने जिस शिद्दत के साथ में इस विद्यालय में, स्कूल में आपने पढ़ाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और साथ साथ में एक यूनिटी शो करने के लिए वो आए हुए थे। ये सारे के सारे फॉर्मर मेयर था, फर्स्ट मैन था, और जो विलेज लीडर्स थे, वो सारे के सारे एक यूनिटी शो कर रहे थे कि हम सब एक हैं, और इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए, इस लैंग्वेज के लिए हम क्या करेंगे, लड़ेंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, और इसको फिर से हम अपनी लैंग्वेज को फिर से प्राप्त करेंगे। इस यूनिटी के शो करने के लिए वो यहाँ पर आए थे, अपनी लैंग्वेज को लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए वो यहाँ पर आए थे। इसी के साथ में कहावत है, कही जाती है कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट प्ले ऑफ वर्ड, यानी लैंग्वेज जो है केवल शब्दों का खेल नहीं है, इट्स अ फीलिंग। इससे भी बहुत ज़्यादा है, ये एक फीलिंग है, इसको हमें समझना चाहिए। हम अपनी लैंग्वेज से टच रहे, जुड़े हुए रहे, इसको सीखते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमसे कोई बोल दे कि आज के बाद आपको हिंदी नहीं बोलना है, तो हमें कैसा लगेगा? आज के बाद हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाना है, कैसा लगेगा? मेरे को खुद को अजीब लगेगा ना। कोई आके मेरे को बोल दे कि बस आज आप इंग्लिश पढ़ा रहे, यही लास्ट है आपका, इसके बाद आप कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ा पाओगे, तो मैं खुद इमोशनल हो जाऊंगा। तो सेम फंडा इस लेसन में भी हमें देखने को मिला है। इसी के साथ में लेसन फिनिश हो जाता है। वीडियो कैसा लगा आपको बताना। सारे की पॉइंट मैंने, सारे एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इसके बाद सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई है। जो भी मेन पॉइंट थे, इनको सबको मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। इनके हैंड रिटन नोट्स जो है मैंने बनाए हैं, इनको मैं PDF बना के फॉर्मेट में डाल दूंगा आपको। इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसमें नीचे आपको लिंक मिल जाएगी उनकी,
इसके साथ में आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरे आईडी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपने जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली मेरे को मैसेज करना, अगर आपको कहीं से नहीं मिले, नंबर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इन नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने पूरा पीडीएफ बनाया है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे एग्जाम से पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पूरा ही चैप्टर क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी और आपको लगा हाँ ये वीडियो बहुत ही सही वीडियो है और बाकी सारे वीडियो की तुलना में, तो आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और शेयर करने के बाद मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ मैंने इसको शेयर किया है, बहुत ही अच्छा वीडियो आपने बनाया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अगले चैप्टर को हम डील करेंगे इसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।